अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे क्रिमिनल लॉ पे भी हम टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा कि जी कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट जो है वो जजमेंट कैसे डिलीवर करती है, इस पे भी बात करना ज़रूरी है। वो पूरा मोड जो कानून में है वो क्या बताया गया है, इस पे बात करना ज़रूरी है। तो आज हम इसी पे बात करते हैं कि ये जजमेंट कोर्ट कैसे डिलीवर करती है। सेक्शन 366 366 डील करता है इसको, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। और इसको चले शॉर्टली रीड आउट कर लेते हैं और साथ साथ फिर इस पे डिस्कशन करते चले जाएंगे। द जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल jurisdiction shall be pronounced or the substance of such judgment shall be explained। अब जो भी क्रिमिनल कोर्ट कोई जजमेंट पास करेगी किसी भी ट्रायल के बाद, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोर्ट उसको ट्राई कर रही है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन में नहीं, अपील की अदालत नहीं, जो बुनियादी जहाँ पे ट्रायल हो रहा है वो अदालत उस जजमेंट को प्रोनाउंस करेगी और उस जजमेंट का जो भी सब्सटेंस है, जितने भी मटेरियल चीज़ें हैं, वो कोर्ट में एक्सप्लेन करेगी अदालत। अच्छा, किस मोड से करेगी? इन ओपन कोर्ट, either immediately after the termination of the trial or at some subsequent time of which notice shall be given to the parties or their pleaders। एक तो इसको ओपन कोर्ट में अदालत इसको एक्सप्लेन करेगी, प्रोनाउंस करेगी, सुनाएगी। अब कब सुनाएगी? या तो ट्रायल ख़त्म होने के फ़ौरन बाद, उसी वक्त, आज ही बहस ख़त्म हुई है आज ही सुना दे, या कोई सब्सिक्वेंट टाइम कोर्ट दे देगी कि फ़लाँ डेट को इसका फ़ैसला अनाउंस किया जाएगा। अब उस डेट का नोटिस पार्टीज़ को देना ज़रूरी है। अब पार्टी इटसेल्फ हो जाए या उनके वकील हो जाए, उनको नोटिस देना ज़रूरी है कि फ़लाँ दिन को ये जजमेंट अनाउंस होगी। अब लैंग्वेज क्या होगी? इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो भी अदालत की ज़बान चल रही है, प्रिवेल कर रही है वहाँ पे, उसी ज़बान में होगा, या कोई भी दूसरी ज़बान जो एक्यूज्ड और उसका प्लीडर समझते हैं। मिसाल के तौर पे, अब मेरी तरह का कोई पंजाबी चला गया है सिंध के किसी इंटीरियर इलाके में या केपीके के किसी इलाके में, तो वहाँ पे कोर्ट में जो नॉर्मली प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो हो रही हैं पश्तो में, और वो लिखी इंग्लिश में जा रही हों, जो भी है बोलते वहाँ पे सारे पश्तो हैं, तो उसको तो समझ नहीं आएगी। कोर्ट अगर पश्तो में अनाउंस करेगी तो फिर वो जो ज़बान मैं समझता हूँ, उर्दू या इंग्लिश, या मेरा क्लाइंट जो समझता है, वो उसमें कोर्ट उस जजमेंट को बताएगी। प्रोवाइडेड दैट द होल जजमेंट शैल बी read out by the presiding judge if he is requested so to do either by the prosecution or the defense। अब जो प्रिजाइडिंग कोर्ट है वो पूरी जजमेंट अदालत में पढ़ के सुनाएगी। जो प्रिजाइडिंग जज है वो ये जजमेंट पढ़ के सुनाएगा। अगर रिक्वेस्ट की जाती है प्रोसिक्यूशन साइड से या एक्यूज की तरफ से डिफेंस साइड, जो भी रिक्वेस्ट करे दोनों पार्टीज में से, तो कोर्ट उस जजमेंट को कोर्ट में पढ़ के सुना देगा। द accused shall, if in custody, be brought up, or if not in custody, be required by the court to attend to hear judgment delivered। अब एक्यूज्ड अगर तो कस्टडी में है, जेल में है, तो उसको पेश किया जाएगा उस दिन जिस दिन फैसला सुनाया जा रहा है, और अगर वो कस्टडी में नहीं है तो ऑर्डर किया जाएगा कि जी वो उस दिन आके अटेंड करे और जजमेंट सुने। अब वो ये उसको बुलाया कब नहीं जाएगा? जब where his personal attendance during the trial has been dispensed with and the sentence is one of fine only or he has acquitted। अब अगर अदालत उस मुलजिम को ऑलरेडी हाजिरी माफ़ी दे चुकी है किसी भी वजह से, और वो अब कोर्ट में नहीं आ रहा, तो फिर अगर उसके खिलाफ सज़ा सिर्फ जुर्माना कर रही है अदालत उसको, या उसको बरी कर रही है, तो फिर उसकी पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है, कोर्ट उसको नहीं भी बुलाएगी। फिर उसकी पर्सनल अटेंडेंस का करना क्या है? वैसे तो पर्सनल अटेंडेंस मस्ट इसलिए है कि एक्यूज्ड वहाँ से अरेस्ट हो सके और वो पकड़ा जा सके, भाग ना जाए, सज़ा होने पर मौजूद होना चाहिए मौके पे। तो जब उसको एक्विट हो रहा है, सज़ा ही नहीं हो रही, या सज़ा सिर्फ जुर्माना है, तो उसको अरेस्ट तो वहाँ पे मतलूब ही नहीं है, तो फिर वो अगर उसकी ऑलरेडी कोर्ट उसको अटेंडेंस पार्डन कर चुकी है तो उसको कोर्ट कॉल नहीं भी करेगी।
ईदर ऑफ विच केस इट मे बी डिलीवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर। अब इस केस में अगर वो नहीं है तो फिर उसके वकील की मौजूदगी तो ज़रूरी है, उसमें कोर्ट उसको जजमेंट अनाउंस कर देगी। नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी invalid by reason only of the absence of any party or his pleader on the day or from the place notified for the delivery thereof। अब नो जजमेंट बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम टू बी डिलीवर्ड बाय रीजन ऑफ ओनली द, अगर कोई भी पार्टी वहाँ पे एब्सेंस है या उसका प्लीडर वहाँ पे मौजूद नहीं है जिस दिन का ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया गया था, उनको बता दिया गया था कि इस पे जजमेंट डिलीवर होगी, और उनमें से कोई पार्टी अवेलेबल नहीं है या वो जानबूझ के आए नहीं है या उसको बुलाने में अगर कोई डिफेक्ट रह गया, जो वट एवर द रीज़न में बी, तो किसी भी वजह से उनको उस दिन का पता नहीं चला, उनको उस जगह का पता नहीं चला कि कोर्ट कहाँ शिफ्ट हो गई है, किसी भी वजह से अगर पार्टी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो इस वजह से जजमेंट इनवैलिड नहीं हो जाएगी कि जनाब कानून कहता है कि उनकी मौजूदगी ज़रूरी है और वो मौजूद नहीं थे या वो आए नहीं हैं, तो जजमेंट फिर भी वैलिड ही रहेगी। Nothing in this section shall be construed to limit in any way the extent of the provision of section 337। अच्छा, 337 फर्दर आके हम पढ़ेंगे तो ये किसी भी सूरत में उसको जो है वो नहीं करेगा, इस सेक्शन ये अफेक्ट नहीं करेगा उसको। अब हम बात करते हैं कि जो जजमेंट के कंटेंट्स हैं वो क्या होंगे और उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। Every judgment shall, except as otherwise expressly provided by the code, be written by the presiding officer of the court or from the direction of such presiding officer in the language of the court or in English, and shall contain the point or points of determination। लंबी हो जाएगी बात, मैं शुरू करूँ। जो भी जजमेंट पास करनी है इस कोर्ट के इस कानून जो सीआरपीसी है इसके अंदर, जब भी कोई अदालत जजमेंट पास करेगी क्रिमिनल कोर्ट, तो वो तहरीरी होनी चाहिए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको खुद तहरीर करे या उसकी डायरेक्शन पे, प्रिजाइडिंग अफसर की डायरेक्शन पे तहरीर कोई भी कर दे, जैसे स्टेनो कर देते हैं वो तहरीर कर दे। अब वो ज़बान क्या होनी चाहिए कि जी वो जो कोर्ट की लैंग्वेज है अब उस ज़बान में भी जजमेंट हो सकती है या फिर इंग्लिश में हो सकती है। एंड शेल कंटेन द पॉइंट्स ऑफ पॉइंट और पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। उस जजमेंट में ये ज़रूर जिक्र होना चाहिए कि जी कोर्ट ने किन किन नुकात का फ़ैसला करना था या किन किन नुकात का फ़ैसला किया है। वेग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइज वहाँ पे पॉइंट्स होने चाहिए कि अदालत बताए कि जी इन इन पॉइंट्स का फ़ैसला कोर्ट ने किया है। द डिसीजन देयर ऑन, अब उन पॉइंट्स पे कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया है वो भी होना चाहिए। एंड द रीजनिंग फॉर द डिसीजन, और डिसीजन की रीजनिंग क्या है ये भी होनी चाहिए। रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। जब भी कोई अथॉरिटी डिसीजन देती है तो उसकी डिसीजन की एवेल्यूएशन होती ही उस रीजनिंग की वजह से है कि जी इसने रीजनिंग क्या दी है इस सारे अपने डिसीजन की, उसी से तो उस डिसीजन का पता चलता है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, कितना अच्छा डिसीजन है। तो रीजनिंग बहुत ज़रूरी है, रीजनिंग के बगैर जजमेंट कंप्लीट नहीं होती, कोई भी डिसीजन कंप्लीट नहीं होता। एंड शेल बी डेटेड एंड साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट में उस पर डेट भी डाले और उस पर साइन भी करे जब वो उसको प्रोनाउंस कर रहा हो। एंड वेयर इट इज़ नॉट रिटन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर विद इन ओन हैंड एवरी पेज ऑफ द जजमेंट शेल बी साइंड बाय हिम। और जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अगर जजमेंट खुद तहरीर नहीं की तो उसके हर एक पेज पे वो साइन करे, क्योंकि अब उसने तो तहरीर नहीं की, वो पढ़े और नीचे हर पेज पे उसके साइन होना ज़रूरी है। इट शेल स्पेसिफाई द ऑफेंस इफ एनी ऑफ विच the section of Pakistan Penal Code or law under which the accused is convicted and the punishment to which he is sentenced। अब इस जजमेंट में वो ऑफेंस भी लिखा होना ज़रूरी है और वो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन भी लिखा होना ज़रूरी है, या किसी भी कानून का जो सेक्शन का इतलाक होता है वो लिखा होना ज़रूरी है। अब ऑफेंस और सेक्शन में क्या फ़र्क है? ऑफेंस हो गया चोरी, थेफ्ट,
और सेक्शन हो गया 379। ये दोनों चीज़ें लिखी होनी ज़रूरी हैं और इसके तहत सेंटेंस जितनी दी है वो भी लिखी होनी ज़रूरी है कि जी इतनी इसको इस कानून के तहत सेंटेंस दी गई है। मकसद क्या है कि अक्यूज समझ सके कि जी उसको किस कानून के तहत कितनी सज़ा किस जुर्म में दी गई है। अब जजमेंट इन अल्टरनेटिव देख लेते हैं। वेयर द कन्विक्शन इज अंडर पाकिस्तान पिनल कोड एंड इट इज डाउटफुल अंडर विच ऑफ द टू सेक्शंस और अंडर विच ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द सेम सेक्शन of that code the offense falls, the court shall distinctly express the same and pass judgment in alternative। अब ऊपर आपने देख लिया कि जुर्म का होना भी ज़रूरी है, वो सेक्शन का होना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई ऐसा जुर्म है जिसका कोई नाम उसमें मौजूद नहीं है और कोर्ट को ये नहीं समझ आ रही या ये इसका तयन करना मुमकिन नहीं है कि ये दोनों में से कौन सा ऑफेंस है या एक ही सेक्शन तो है लेकिन उसके कौन से पार्ट का ये ऑफेंस है। सम टाइम ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ पे जुर्म एग्जैक्टली डिफाइन करना पॉसिबल नहीं रहता, ये दो कैटेगरीज में फॉल कर रहा है। तो उस सूरत में जो कोर्ट है वो एक्सप्रेस कर देगी सेम अपनी जजमेंट में कि जी इसका तयन जो है वो मुमकिन नहीं है और ये इसने एक्चुअली किया ये है। कोर्ट उसकी डिटेल लिख देगी, डिस्क्रिप्शन कि इसका क्राइम ये है, और फिर उसके बाद जजमेंट जो है वो इन अल्टरनेटिव पास कर देगी। वहाँ पे अगर वो सेक्शन और वो सारा कुछ नहीं भी लिखेगी तो चल जाएगा, और नहीं लिखेगी तो उसको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है कि जी ये वजह थी, इस पे इसका इजहार इसलिए नहीं है। इफ़ it be a judgment of acquittal, it shall state the offence of which the accused is acquitted and direct that he be set at liberty। अगर तो जो जजमेंट है उसमें मुलजिम एक्विट हो गया है, बरी हो गया है, तो कोर्ट को स्पेसिफिकली लिखना चाहिए कि किस ऑफेंस में उसको बरी किया है। मिसाल के तौर पे 5 दफ़ात लगी हैं उस पर, 3 में बरी हो गया, 2 में कन्विक्शन होगी, तो कोर्ट स्पेसिफाई करेगी कि इन 3 दफ़ात में उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। और अगर सब में बरी हो गया है तो साथ में ये लिखना भी ज़रूरी है कि इसको आज़ाद कर दिया जाए, दैट ही बी सेट एट लिबर्टी फॉरनी। इसके लिए बंदे को फिर कोर्ट से रजू नहीं करना पड़ेगा कि जनाब हमारी आज़ादी का परवाना भी जारी करें। इफ़ द एक्यूज्ड इज़ कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, अगर तो जो एक्यूज्ड है वो जिस ऑफेंस में पनिश हुआ है वो उसकी सज़ा डेथ है और कोर्ट डेथ के अलावा उसको कोई उम्र कैद दे देती है, सज़ा कोई और दे देती है, मिसाल के तौर पे उम्र कैद दे दी है, डेथ नहीं दी है। अब 302 में डेथ भी है, उम्र कैद भी है, कोर्ट उम्र कैद दे देती, तो कोर्ट वो अपनी जजमेंट में ये रीज़न लिखेगी कि सज़ा डेथ मैंने क्यों नहीं दी, उसकी वजह क्या है। वजह ये है दोस्तों कि जब अगर कोर्ट ने उसको उम्र कैद दे दी है तो इसका मतलब ये है कि जुर्म तो उस पर साबित हो रहा है। तो अगर जुर्म साबित हो रहा है तो मैक्सिमम पनिशमेंट है डेथ। डेथ फिर क्यों नहीं अवॉर्ड की कोर्ट ने, कोई वजह तो होगी ना, जब जुर्म साबित भी हो रहा है और डेथ नहीं दी जा रही, फिर वो वजह लिखनी ज़रूरी है। अब फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 118 और 123 सब सेक्शन 3 शैल बी डीम टू बी जजमेंट। अब इन दो सेक्शन के तहत भी जो ऑर्डर होगा वो भी जजमेंट ही कंसिडर होगा। ये दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मेरे दोस्तों का ख्याल होता है कि मुझे वक्त की कैद से आज़ाद होकर बात करनी चाहिए, तो आज मैंने कोशिश की है जजमेंट का पूरा टॉपिक इसमें कवर कर दूं। तो अगर किसी दोस्त का फिर भी इस हवाले से कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई सुझाव, कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।